वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साई बाबा एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा होगा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारे साई बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आज का पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को जितने पोषक तत्व की ज़रूरत है, सारे के सारे पोषक तत्व के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आते हैं प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, लवण और पानी। ठीक है, यानी कि जल। ये सारे के सारे ये 6 हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मेन न्यूट्रिएंट्स मीन्स इन सब की हमारे बॉडी को या हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आते हैं कि हमारा सबसे पहले वाला जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। ठीक है, कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं, जिनका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। यानी कार्बन 1 रेशियो में होता है, हाइड्रोजन 2 रेशियो में होता है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में होता है। ठीक है, इन्हें ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या होते हैं, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्स होते हैं वो हमारा सबसे पहला होता है गेहूं, वीट, चावल, बाजरा, शकरकंदी, आलू, पोटैटो, गन्ना, शुगर केन, पपीता, पपाया, तरबूज, वाटरमेलन, आम, मैंगो और मक्का, मेज़। ठीक है, ये जितने भी हमारे सोर्सेज हैं ये सारे के सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें बॉडी में एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब तक एनर्जी हमें चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में, हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक होता है। अब कार्बोहाइड्रेट, चलिए ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स पर है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 2 होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल यानी सरल और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। ठीक है, अब सरल में हमारे आते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एक शुगर से मिलकर बनते हैं, जो एक शर्करा से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो एक शर्करा से बनते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, ये जो 3 एग्जाम्पल हैं ये हमारे तीनों के तीनों हैं मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स एक होता है, सैकेराइड यानी शुगर होती है। मोनो यानी एक होता है, सैकेराइड यानी शुगर होती है। ठीक है, मोनो यानी एक, सैकेराइड यानी शुगर। यानी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 टाइप का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में वह आते हैं जो सिर्फ एक शुगर से बनते हैं, और डाइसैकेराइड यानी जिनमें 2 शुगर होती हैं, यानी कि माल्टोज और गैलेक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, जैसे सुक्रोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ये हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज। और बता दें कि हमारे पृथ्वी पे या प्रकृति में सुक्रोज सबसे ज़्यादा मीठी शुगर होती है, ये 500 गुना ज़्यादा मीठी होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये डाइसैकेराइड यानी जिनमें 2 शुगर मिलके एक जो बनाती हैं वो हमारा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। अब थर्ड में आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में हमारा स्टार्च आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं और ग्लाइकोजन आ जाते हैं। स्टार्च मीन्स हमारा जो स्टार्च है इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। स्टार्च जो है जिसको हम तोड़ेंगे वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्टार्च यानी ये हमारे ग्लूकोज, माल्टोज 1 या 2 से अधिक शुगर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये स्टार्चेज हो गए। फाइबर्स भी हमारे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड में आएंगे और ग्लाइकोजन भी हमारा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स में आएंगे। ठीक है, तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 टाइप का होता है, यानी इसमें उसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो यही किया गया है। ठीक है,
सबसे पहला सरल, फिर जटिल। सरल में दो आते हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। तो मोनो जो एक शर्करा से बने होते हैं, जिस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड स्टार्च, फाइबर्स और ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब कार्बोहाइड्रेट के काम क्या होते हैं? सबसे पहला काम हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेन जो होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, हमारे बॉडी को एनर्जी देना, यानी हमारी बॉडी जो भी फंक्शन करती है, जो भी काम करती है, उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, वो एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसके 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसकी अपेक्षा अधिक सरलता एवं पूर्ण रूप से पाचन योग्य है, यानी बसा। अब बसा क्या होता है? तो बसा भी हमारा बसा को हम इंग्लिश में कहेंगे फैट। तो जो फैट है वो भी हमारा न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसी में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ये हमारा जो फैट होता है इसमें ये ऑयली होता है, तो ऑयली होने की वजह से ये इसका जो डाइजेशन होता है वो उसमें टाइम लगता है, इसके डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी तुलना में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम टाइम में, इसका जो कम टाइम में और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए प्रोटीन की बचन का साधन है, यानी कि सबसे पहले टिश्यू का निर्माण जो होता है, टिश्यू और सेल्स का निर्माण जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से होता है। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तब हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तब कह सकते हैं कि ये प्रोटीन की बचत का साधन भी होता है, यानी कि ये प्रोटीन की बचत करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो CHO का बना यौगिक होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। इसका रेशियो याद रखें 1:2:1 का होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और इसके जो सोर्सेज होते हैं वो मैंने आपको बताए। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं वीट, चावल, बाजरा, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, ये इसके सोर्सेज होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट्स में है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो होते हैं जो 1 शुगर के बने होते हैं, डाइसेकेराइड वो होते हैं जो 2 शुगर के बने होते हैं, और पॉलीसेकेराइड वो होते हैं जो 2 शुगर से ज़्यादा से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट के कार्य हमने देख ही लिए कि इसका सबसे मेन काम होता है ऊर्जा देना, यानी एनर्जी प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। ठीक है, फिर आते हैं हम प्रोटीन पे। तो प्रोटीन अणुओं का एक जटिल समूह है जो शरीर में सभी जरूरी काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का सब जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो सारे के सारे हमारे कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, अब ये हमारे बाल बनाता है, ये हमारे नाखून बनाता है, और हड्डियाँ और मांसपेशियों को भी बनाता है। ठीक है, ये मतलब ये हमारे हेयर्स बनाता है, नेल्स बनाता है, हेयर्स, नेल्स, मसल्स, ये सारे के सारे हमारे प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है, यानी कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं? प्रोटीन के सोर्सेज जो होते हैं, सबसे पहला हमारा एग होता है, अंडा होता है, चिकन होता है, लो फैट मिल्क होता है, पनीर होता है, फिश होती है, बादाम होते हैं, दही होता है, कर्ड होता है, पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, गोभी होती है, और पल्सेस होती हैं, यानी कि सारी की सारी दालें, जितनी भी दालें हैं वह प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन में आप एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, ठीक है, और फिश ले सकते हैं, और बाकी वेजिटेरियन में आप मिल्क ले सकते हैं और पनीर ले सकते हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट, और बादाम, दही भी ले सकते हैं, और कद्दू के बीज भी ले सकते हैं, गोभी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी ये दिख रहे हैं सारे के सारे हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हो गए। अब प्रोटीन के सोर्स हो गए हैं, प्रोटीन भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड। ठीक है, सिंपल यानी जो सरल कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक से मिलके बनते हैं, वो हमारे सिंपल प्रोटीन होते हैं। कंजुगेटेड जो जटिल कार्बनिक यौगिक से मिलते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक से मिलकर बनते हैं। अब और जो डिराइव्ड होते हैं वो क्या होते हैं? अब जल अपघटित होते हैं, यानी कि जल में अपघटित होते हैं, जल अपघटित यानी जल के द्वारा अपघटित होने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो एक हमारे सिंपल होते हैं
याद रखना, सिंपल, कंजुगेटेड और डिराइव्ड। प्रोटीन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद प्रोटीन के कार्य, यानी प्रोटीन के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखता है, यानी कि ये मसल्स का निर्माण करता है सबसे पहले, और फैट और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में भूख से बेहतर तरीके से लड़ता है। यानी अगर हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट की जगह पे हमने प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जगह पे हमने प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन जो होता है वो हमारी भूख से, यानी हमारी जो भूख होती है उसको मिटाने में बहुत ज़्यादा सही होता है। ठीक है, सबसे पहले फिर ये सेल्स रिपेयर करने में मदद करता है, यानी कि जो हमारी टूटी हुई सेल्स होती हैं या डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करने में, डैमेज्ड जो सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद शरीर का विकास करता है, यानी ये हमारी बॉडी की ग्रोथ भी करता है, बॉडी ग्रोथ। फिर इसके बाद एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंटीबॉडीज़ को बनाता है, बालों की ग्रोथ में मदद करता है, यानी ये हेयर्स बनाता है, हेयर्स की ग्रोथ करता है। ठीक है, ये जितने भी होते हैं सारे के सारे हमारे प्रोटीन के काम होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन में प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकोर और एक होता है मैरास्मस। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले प्रोटीन की, ये एक हड्डियों का ढांचा रह जाता है, सिर्फ ऊपर स्किन रह जाती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो फैट की लेयर होती है वो नहीं होती है, फैट की लेयर ही नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो स्टमक होता है, यानी कि एब्डोमन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जो क्वाशियोरकोर होता है इसमें सिर्फ जो पेशेंट होता है, जो बच्चा होता है, उसका पेट आगे बढ़ जाता है, और जो मैरास्मस होता है इसमें इसकी पूरी की पूरी स्किन ढीली हो जाती है, यानी कि अंदर की जो मसल्स होती हैं वो नहीं होती हैं, प्रोटीन से बनने वाली जो मसल्स होती हैं वो नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आएंगे फैट पे। तो फैट क्या होता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये भी जैविक यौगिक होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ऑक्सीजन 1:2:1 में होता है, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 1:7 में होता है। ठीक है, तो ये इससे अलग होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है। अब वसा के जो सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहला मूंगफली होता है, मूंगफली, ग्राउंडनट, फिर आता है नारियल, कोकोनट, तिल, घी, फिर इसके बाद मांस, मक्खन, दूध, मछली और क्रीम और अंडे। ठीक है, ये जितने भी आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे वसा के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, वसा एक ऑयली न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, जो हमें ऑयली फूड से मिलता है, जैसे कि मूंगफली से तेल निकलता है, नारियल से नारियल का तेल, तिल से तिल का तेल, घी भी निकलता है, मक्खन से भी और मछली से भी और क्रीम से भी, इवनली जिनसे भी ऑयल निकलता है वो सारा का सारा हमारा फैट में आता है। ठीक है, इसके बाद फैट जो हमारा होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त क्या होगा? जो पशुओं की चर्बी होगी, यानी पशुओं से प्राप्त वसा जो होगा वो होगा संतृप्त, और जो वनस्पति यानी कि जो प्लांट से प्राप्त होगा वो होगा असंतृप्त। ठीक है, जो प्लांट से प्राप्त होगा वो होगा असंतृप्त। ठीक है, तो ये हमारा वसा जो होता है वो 2 टाइप का होता है, यानी पशुओं से प्राप्त, और एक होता है वनस्पति यानी असंतृप्त, जो प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, अब वसा के मेन काम क्या होते हैं? ये हमारा सबसे पहला एनर्जी का सोर्स होता है, सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है। शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण कैसे करता है? ये हमारी स्किन जो होती है, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे स्किन के अंदर और हमारी बोन्स के बीच में एक लेयर बनाता है, फैट की लेयर बनाता है, जिसमें लेयर बनाता है फैट की,
जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर, हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी के अंदर की जो हीट होती है उसको बाहर निकलने नहीं देता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल रहता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिनों को प्राप्त करना, जैसे हमारे पास दो टाइप के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं वो विटामिन हम प्राप्त कर सकते हैं वसा की वजह से। ठीक है, फिर 4th नंबर पे आते हैं कोमल अंगों की रक्षा, यानी जो फैट की लेयर बनाता है उस लेयर की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सुरक्षा कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटीन की बचत, यानी ये भी प्रोटीन की बचत करता है क्योंकि ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आएंगे भूख देर से लगना, तो भूख देर से लगने का मतलब ये ऑयली होता है और इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये ऑयली होता है और इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। इस वजह से क्या होता है कि ये ऑयली होता है, इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो भूख बहुत देर से लगती है, भूख बहुत देर से लगती है। ठीक है, एक ये होता है। नेक्स्ट आता है कि सुस्वादिष्टता, यानी कि ये हमारे फूड में टेस्ट लाता है। ठीक है, ये हमारे फूड में क्या लाता है, टेस्ट। तो ये हमारे फैट के यानी वसा के कार्य हो गए। इसके बाद विटामिन आते हैं, तो विटामिन का आविष्कार जो किया था वो फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था, फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक तो विटामिन के प्रकार, एक होंगे वसा में घुलनशील और एक होगा पानी में घुलनशील। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए होता है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है, और पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी। ठीक है, वसा में घुलनशील यानी कि जो फैट सॉल्यूबल, इनको कहेंगे हम फैट सॉल्यूबल विटामिन, और इनको कहेंगे हम वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, विटामिन ए, अब पढ़ेंगे हम विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम और उनके सोर्सेज और कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम कहते हैं रेटिनॉल। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बन के आता है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, इसके सोर्सेज होते हैं एग, मिल्क, लीवर ऑयल, चावल की भूसी और गेहूँ, यीस्ट और दूध और सब्जी। ठीक है, मेन हमारा होता है यहाँ पे एग। ठीक है, और यहाँ पे हम कैरेट भी ले सकते हैं, कैरेट मीन्स गाजर। ठीक है, ये हमारा होता है रतौंधी, डर्मेटोसिस बोनापन, यानी कि जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती है वो भी विटामिन ए की कमी से हो सकता है, और रतौंधी तो होता है, रतौंधी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आएगा विटामिन B1, तो विटामिन B1 जो होगा उसको हम थायमीन कहेंगे, उसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा थायमीन। फिर ये हमारे चावल में, गेहूं में, यीस्ट में और दूध और सब्जियों में मिलता है, इससे होता है बेरी रोग। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये अंडे का पीला भाग जो होता है जिसको इंग्लिश में हम योक कहते हैं, इसमें होता है, दूध में होता है और हरी सब्जियों में होता है। ये इसमें डर्मेटोसिस होता है और ग्लासिटिस होता है। ठीक है, विटामिन B3 आएंगे, सॉरी विटामिन B4, तो ये इसको हम कहेंगे निकोटिनिक अम्ल। ये यीस्ट में, यकृत में यानी लीवर में, और मिल्क में और मांस में और हरी सब्जियों में होता है। ठीक है, ये त्वचा का सूखापन, डायरिया होता है इससे, और एनीमिया भी होता है। ठीक है, त्वचा रूखी हो जाती है जिसकी वजह से। फिर विटामिन B10 फोलिक एसिड, ये यीस्ट से मिलता है, इससे भी एनीमिया यानी खून की कमी कह सकते हैं। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमिन कहते हैं, ये भी हमें यकृत, यीस्ट, मक्का, पर्नीसियस एनीमिया से मिलता है, और ये हमारी मेरुदंड को कमज़ोर करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को वीक करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को वीक करता है। विटामिन सी आते हैं, विटामिन सी जो होता है वो होता है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड जो होता है वो हमें खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है, खट्टे फलों में मेन मिलता है, नींबू में मिलता है, हरी सब्जी में मिलता है, सलाद में। इसमें क्या होता है, ये स्कर्वी रोग होता है, और मेन होता है मसूड़ों का फूलना, यानी कि हमारे जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें विटामिन सी नहीं मिल पाता अच्छे से। विटामिन डी से होता है कैल्सीफेरोल, इसका नाम, रासायनिक नाम जो होता है उसको हम कैल्सीफेरोल कहते हैं, और मेन हमारा विटामिन डी का जो सोर्स है वो होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह की 10 मिनट की धूप लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें विटामिन डी
प्रचुर मात्रा में रहती है, ठीक है। इससे दूध, अंडा, मछली का तेल, इससे रिकेट्स होता है, ये भी एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है, यानी कि कमजोरी वाला, इसमें कमजोरी आ जाती है, ठीक है। फिर विटामिन ई, ये टोकोफेरोल होता है, जिसको हम, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। ये बीज, फलियाँ, दूध और अंडे में होता है। ये प्रजनन शक्ति में कमी लाता है, यानी कि जो प्रजनन रिप्रोडक्शन करने की जो क्षमता होती है इसमें कमी लेकर आता है। एक और हमारा होता है विटामिन के, यहाँ पे लिख देती हूँ। विटामिन के जो होता है वो हमारे रक्त का थक्का बनने में, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है तो वो रक्त का थक्का नहीं बनने देगा, और रक्त का थक्का जब नहीं बनने देगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन के लिए हमें सबसे ज़्यादा आयरन लेना चाहिए, जो हमारे पालक वगैरह हरी सब्जियों से मिलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे विटामिन, और विटामिन के रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, और उनके सोर्सेज, और उनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये तो थे हमारे विटामिन, याद रखें। इसके बाद आएंगे वाटर। तो वाटर हमारा मेन होता है हमारे सारे के सारे पोषक तत्वों में। क्यों होता है? क्योंकि यह हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव होता है, क्योंकि वाटर के बिना लाइफ नहीं है, वाटर के बिना लाइफ नहीं होती है। अब वाटर शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जल जो होता है, वाटर जो होता है, हमारे बॉडी के सारे जो पार्ट्स होते हैं उसमें वाटर होता है। जैसे हमारी एक सेल भी होती है, तो सेल में भी हमारा साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में हमारा लिक्विड होता है, और लिक्विड में हमारा वाटर ज़रूर होता है, लिक्विड में हमारा वाटर और हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, सारी की सारी हमारे लिक्विड मीडियम में होती हैं। तो वो लिक्विड मीडियम के लिए हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से जल होता है वो हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव होता है, ठीक है। ये शरीर के ताप को पसीना और वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जैसे आप लोगों को जो पसीना आता है वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित हो सके, ठीक है। यानी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर यानी ताप होता है उसको पसीने के रूप में और वाष्पन के रूप में बाहर करने का काम वाटर का होता है, ठीक है। फिर शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम पानी होता है। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिन पास करना, ये सारा का सारा हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो इनको बाहर करने का काम भी वाटर से ही होता है। और शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में संपन्न होती है, ठीक है। जलीय माध्यम वही जो लिक्विड मीडियम, ठीक है, लिक्विड मीडियम में संपन्न होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा वाटर था। तो वाटर हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव होता है, क्योंकि ये याद रखें कि वाटर हमारे शरीर के भार से 65 से 75% भाग बना होता है। हमारा शरीर का जो शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल का होता है, ठीक है। ये था हमारा जल, वाटर। अब जल के बाद आएंगे खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स हमें लेने होते हैं, और मिनरल्स से होने वाली कमी, और मिनरल्स के होने वाले महत्व, और हमें मिनरल्स कितने लेने चाहिए, वो सारे के सारे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो खनिज पदार्थ में सबसे पहले आएंगे हम कैल्शियम। तो कैल्शियम 800 mg यानी मिलीग्राम लेना होता है, जो हमें दूध में, पनीर में, हरी सब्जियों में, फल में, अनाज में, अंडे में, मछलियों में मिलता है। इसका मेन काम होता है, इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये दांतों और हड्डियों की रचना करता है, यानी कि ये टीथ और बोन्स बनाता है, टीथ और बोन्स बनाने में मदद करता है। रुधिर स्कंदन करता है, तंत्रिकाओं और पेशियों के कार्य करता है, ठीक है। नर्व्स के और मसल्स के काम करता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, हड्डी व दांत दुर्बल हो जाते हैं, यानी कि वीक हो जाते हैं, और शरीर की वृद्धि कुंठित हो जाती है, यानी शरीर की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। फिर फास्फोरस, ये भी हमें 800 mg लेना है। ये भी दूध, मांस, अनाज, अंडे, मछली में होता है। ये भी हमारे दांत और हड्डियों की रचना करते हैं, अम्ल क्षार का संतुलन बनाते हैं। ATP, DNA, RNA आदि के घटक होते हैं, यानी हमें DNA और RNA जो हमारे बनते हैं वो भी उनमें भी हमें फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो ये फास्फोरस हमारा जो होता है वो DNA, RNA बनने में मदद भी करता है, ठीक है। अब अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा, ये दांत व हड्डियों, दुर्बल शरीर की वृद्धि एवं कार्य की कुंठित करती है, यानी कि ये दांत और हड्डियों को दुर्बल करता है, यानी वीक करता है,
और शरीर की जो ग्रोथ होती है उसको रोकता है। सल्फर ये अंडे में, मांस में, पनीर में, मछली में और सेब में मिलता है। ये अमीनो अम्ल और कुछ हार्मोन और विटामिन के घटक होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल को बनाने का काम करते हैं। ठीक है। प्रोटीन की कमी और प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ होती हैं। जब हम सल्फर या गंधक उच्च मात्रा में, जितनी मात्रा में हमें चाहिए होता है उतनी मात्रा में हम नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है और प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ी हो जाती है। फिर इसके बाद पोटेशियम आते हैं। तो पोटेशियम हमें 2 ग्राम चाहिए होता है, जो हमें मांस में, दूध में, अनाज में, फल और हरी सब्जियों में मिल जाता है। ये भी हमारे बॉडी में एसिड और बेस का संतुलन बनाते हैं, वाटर का संतुलन बनाते हैं, तंत्रिकाओं पेशियों की कार्यकी बनाते हैं, हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की जो धड़कन होती है उसमें मदद करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर ये नहीं होगा पोटेशियम हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो हो जाएगा, पेशियों की दुर्बलता यानी मसल्स आपकी वीक हो जाएगी, पैरालाइसिस भी हो सकता है। ठीक है। यानी लकवा भी आपको मार सकता है। लकवा को अंगघात बोलते हैं, इंग्लिश में पैरालाइसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद आएंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो 3.2 ग्राम चाहिए होता है, जो हमें ये खाने वाले नमक में मिलता है क्लोरीन। अब क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। तो हमारा जो नमक बना हुआ होता है वो सोडियम क्लोराइड का ही बना होता है। ये भी हमारे बॉडी में अम्ल क्षार का संतुलन बनाते हैं और जठर रस के घटक होते हैं। जठर रस जानते हैं आप, ये कहाँ पर होता है, ये गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारे स्टमक में होता है। ठीक है। स्टमक में होता है। अब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनाने के लिए हमें क्लोरीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें क्या होगा, इसकी कमी से भूख की कमी होगी, पेशियों की ऐठन यानी मसल्स में ऐठन आ जाएगी और थकावट महसूस होगी यानी वीकनेस आएगी। फिर आएंगे सोडियम। ये भी हमें खाने वाले नमक में मिलता है, ये भी 3 ग्राम चाहिए होता है। ये भी एसिड और बेस का मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, वाटर का संतुलन बनाता है, तंत्रिकाओं और पेशियों की कार्यकी बनाता है, हृदय स्पंदन यानी ये भी हार्ट बीट में मदद करता है। इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, भूख की कमी होती है, थकावट होती है। ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे हम मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होगा हमारा वो 3.5 mg लेंगे हम। अनाज लेंगे, दूध लेंगे, मछली, मांस, हरी सब्जियां दांतों और हड्डियों की रचना करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित कई उपापचयी अभिक्रियाएं करते हैं। यानी जो Mg होता है वो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। ये अनॉक्सी अभिक्रिया होती है, अनॉक्सी रेस्पिरेशन होती है और ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। इसके बाद अगर इसकी जैसे ही मैग्नीशियम की कमी होती है वैसे ही उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितता से विविध तंत्रों की तंत्र की कार्य की प्रभावित होती है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर आएंगे हम जिंक। तो जिंक हमें 15 ग्राम लेना है, 15 mg लेना है, मिलीग्राम। इससे हम अनाज, दूध, अंडे, मांस और समुद्री भोजन से ले सकते हैं। ये ग्रोथ का काम करता है, ये हमारे जननांगों को विकास करता है, घावों को भरता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों को बनाता है, पाचक एंजाइम सहित 100 एंजाइमों का सह घटक होता है। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं सबका ये घटक होता है, यानी कि सब बनाने के लिए हमें जिंक की ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं होता तो रुधिर क्षीणता यानी ब्लड की कमी हो जाती है, कुंठित वृद्धि यानी ग्रोथ रुक जाती है, खुरदुरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जनन क्षमता का क्षय हो जाता है, यानी रिप्रोडक्शन भी कम होता है, भूख की कमी हो जाती है। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे खनिज पदार्थ और इनके काम और इनके कमी के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी, इनके वजह से क्या डिफिशियंसी होती है। ठीक है। तो ये थे हमारे खनिज पदार्थ। यहाँ तक आके हमारा जो होता है, जो हमारा टॉपिक होता है ये हमारा ख़त्म हो जाता है। जो हमारे पोषक तत्वों का टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद आएंगे हम पोषण। जो न्यूट्रिशन था वो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है हमारा। तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि पोषण प्राप्त करना ही न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। पोषण प्राप्त करना यानी कि पोषण के अवयव मैंने अभी बताया आप लोगों को 6 अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, लिपिड यानी कि वसा और वाटर, ये सारे के सारे हमारे पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों से ही हमें हमारी बॉडी में जो हमें
खाना मिलता है उसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, अब पोषण के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए हमारी डाइट जो है वो बैलेंस है या नहीं। तो हमारी डाइट में हमें डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स लेना चाहिए, राइस या चपाती लेना चाहिए, पल्सेस यानी कि डेयरी प्रोडक्ट लेना है। दूसरा हमें फ्रूट्स लेना है यानी फल लेने हैं, फिर सब्जियां लेनी है, फिर इसके बाद हमें रोटी या चावल लेना है। ठीक है, और उसके बाद पल्सेस यानी दालें लेना है। अब ये हमारा बैलेंस डाइट है क्योंकि इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है और वाटर भी है और सब कुछ हमारा सारा का सारा संयुक्त डाइट जिसे हम कह सकते हैं वो सारी की सारी हमें इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट यानी भोजन के अवयव जो हमें लेने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 130 से 150 ग्राम लेना ज़रूरी है, प्रोटीन 78 ग्राम, वसा 22 ग्राम, विटामिन आवश्यकता अनुसार यानी जितनी आवश्यकता हो उतना, खनिज लवण जो होते हैं वो 660 मिलीग्राम, वाटर 2 से 3 लीटर या आवश्यकता अनुसार, जैसे आप खाद्य रेशे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, ये जितने भी हमारे भोजन के अवयव हैं सारे के सारे के हमें इतनी इतनी मात्रा में हमारी बॉडी के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, इसके बाद संतुलित आहार की तालिका यानी अब हमें बैलेंस डाइट जो हमें लेना है वो किस एज के व्यक्ति को कितनी लेना है वो देखते हैं। ठीक है, ये कैलोरी में आएंगे, है ना। तो सबसे पहले सामान्य एक वयस्क पुरुष यानी कि एक एडल्ट मेल जो होता है, ठीक है, उसकी डाइट क्या होती है। सामान्य जीवन वाले यानी जो नॉर्मल वर्क करते हैं उनको अनाज चाहिए 460, दालें चाहिए 70, सब्जियां चाहिए 300 कैलोरी, फल चाहिए 30 कैलोरी, दूध चाहिए 200, वसा चाहिए 35 और मीठा और मंड यानी कि स्टार्च, मंड को हम बोलते हैं स्टार्च, चाहिए 30 कैलोरी। ठीक है, अब कुछ श्रम करने वाले यानी उसके बाद कुछ जो श्रम करने वाले जो थोड़ी सी मजदूरी करते हैं उनको करने वाले उनको चाहिए अनाज 520 कैलोरी, दालें 80 कैलोरी, सब्जियां 350 कैलोरी, फल 40 कैलोरी, दूध 225 कैलोरी, वसाएं 45 कैलोरी, मीठा और स्टार्च 40 कैलोरी। फिर इसके बाद कठिन श्रम यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको चाहिए 670 कैलोरी अनाज की, 90 कैलोरी उनको दाल की, 400 कैलोरी सब्जी की, 50 कैलोरी फल की, 250 दूध की, 55 कैलोरी वसाएं की और 50 कैलोरी स्टार्च की। ठीक है, तो ये था हमारा यानी हमारे जो सामान्य जीवन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको कुछ ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको ये डाइट उनके लिए ये जो डाइट होगी वो संतुलित डाइट होगी यानी कि बैलेंस डाइट होगी। और कुछ श्रम करने वालों के लिए ये वाली डाइट बैलेंस्ड होगी और कठिन श्रम करने वालों के लिए ये वाली डाइट बैलेंस्ड होगी। इसके बाद वयस्क स्त्रियाँ यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए, फीमेल्स के लिए तो सामान्य जीवन यानी कि जो नॉर्मल घर का दिनचर्या का काम करती हैं उनके लिए 410 कैलोरी अनाज की, 60 कैलोरी दालें की, 250 कैलोरी सब्जियां की, 30 कैलोरी फल की, 200 दूध की, वसाओं की 30 कैलोरी, मीठा और मंड की 25 कैलोरी। फिर कुछ श्रम करने वाली तो जो थोड़ा बहुत काम करती है उनके लिए 440 कैलोरी अनाज, जो दालें हैं वो 70 कैलोरी, सब्जियां 275 कैलोरी, फल जो होंगे वो 40 कैलोरी और जो दूध होगा वो 225 कैलोरी, वसाएं 40 कैलोरी और मीठा या स्टार्च जो होगा 35 कैलोरी। अब कठिन श्रम करने वाले जो होते हैं उनको चाहिए 475 कैलोरी अनाज, 80 कैलोरी दालें और सब्जियां 300 कैलोरी, फल 50 कैलोरी, दूध 250 कैलोरी, वसाएं 50 कैलोरी और मीठा और स्टार्च 45 कैलोरी। ठीक है, अब आएंगे हम शिशुओं पे यानी बच्चों पे। तो बच्चे जो होते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं तो उनको सबसे कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उनको अनाज 175 कैलोरी में ही हो जाता है, जो दालें होती हैं वो 35 कैलोरी, सब्जियां होती हैं वो 100 कैलोरी, फल 20 कैलोरी, दूध होता है जो 200 कैलोरी में होता है, वसाएं जो होती हैं वो 15 कैलोरी और स्टार्च और मंड भी 15 कैलोरी। अब 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनमें 270 कैलोरी अनाज, दालें 35, सब्जियां 150 और फल होंगे 20 कैलोरी, दूध होगा 250 कैलोरी, वसाएं होंगे 20 कैलोरी और मीठा और मंड होगा 20 कैलोरी। इसके बाद आते हैं हम बॉयज़ पे। जो बॉयज़ होते हैं उनका क्या होगा, 10 से 12 साल की आयु वाले जो बॉयज़ होते हैं उनको 420 कैलोरी चाहिए होता है अनाज, दालें 45 कैलोरी, सब्जियां 200 कैलोरी, फल 30 कैलोरी, वसाएं 250 कैलोरी और दूध 250 कैलोरी, वसाएं 25 कैलोरी और
मीठा और स्टार्च 25 कैलोरी। इसके बाद 10 से 12 वर्ष की जो आयु की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए 410 कैलोरी अनाज, 40 कैलोरी दालें, 200 कैलोरी सब्जियां, 30 कैलोरी फल और 200 कैलोरी दूध, 25 कैलोरी बसाएं और मीठा। ठीक है, तो ये एक होता है हमारा संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट सारे वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, ये हमारी बैलेंस डाइट होती है सारे वर्ग के लोगों के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है, जो पोषण होता है वो हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उसके काम को देखकर, उसके काम के आधार पर सब सारे वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की डाइट होती है, यानी आहार, संतुलित आहार अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन और पोषक तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो जीएस की जो जितनी जीएस साइंस की जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी हो चुकी है। बाकी आपको जो भी और कोर्सेज से रिलेटेड और जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाया करेंगे। तो अभी आप साई बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज को प्राप्त कीजिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों। थैंक यू।